हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का एक और नया टॉपिक एंड दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में ब्लड वेसल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको बताया था कि हम ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही बढ़िया सी व्यवस्था की जाती है। क्या? हमारे पास होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और एक होता है लिम्फैटिक सिस्टम। लिम्फैटिक सिस्टम हम पढ़ेंगे हमारे अपकमिंग सेशंस में, बट हाँ प्रीवियस लेक्चर से हमने ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको बताया था कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के होते हैं तीन कंपोनेंट्स, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो ब्लड के ऊपर हम बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में और आज के सेशन में हम बात करेंगे एक नए कंपोनेंट के ऊपर, मतलब ब्लड वेसल्स पर। और यही है हमारे आज के सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज विभूति खरे। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन जहां पर हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स पर। ठीक है, चलो फिर कहानी शुरू करते हैं आज के सेशन की। अब देखो, ऐसा है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी ब्लड के ऊपर। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है। बट हाउ? जैसे आप सभी के घरों तक पानी आता है, पर कैसे आता है? क्या रोज़ सुबह कोई बाल्टी भर पानी आपके ऊपर ऐसे फेंक के चला जाता है क्या कि ये लो पानी, कर लो इकट्ठा? आपके घरों तक पानी आता है पाइपलाइंस के थ्रू। बेटा, पानी के पाइप होते हैं कि नहीं होते हैं? उन पाइपलाइंस के थ्रू पानी फ्लो करता 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 आपके घरों तक आता है, आपके घर के नलों तक आता है ना? ठीक वैसे ही हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है पाइपलाइंस के थ्रू। और वो जो पाइपलाइंस होती है ना बेटा, वो एक्चुअली हॉलो मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं। हॉलो का मतलब होता है खोखला, ठीक है? तो क्या बताया मैंने आपको कि हमारी पूरी बॉडी में पाइपलाइंस बिछी होती हैं जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है और हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। और वो पाइपलाइंस क्या होती हैं? हॉलो मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड बहता है और हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। और उन्हीं हॉलो मस्कुलर ट्यूब्स को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। समझे? हमारी बॉडी में ना बेटा बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ये एक्चुअली हॉलो मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं जिनमें कि ब्लड बहता है और हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है या सर्कुलेट करता है। आ जाओ देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया है ब्लड वेसल्स के बारे में। द ब्लड वेसल्स आर हॉलो, हॉलो मतलब खोखली, इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड फ्लोज। ठीक, दीज वेसल्स कैरी ब्लड इन बोथ द डायरेक्शन। हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करेगा, ये तो बात समझ में आ गई सबके, है ना? लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट ये भी बोला गया है कि ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये ब्लड को दोनों ही डायरेक्शंस में फ्लो करवाती हैं। एक्चुअली बेटा हमारी बॉडी में ना ब्लड के फ्लो होने के दो डायरेक्शंस होते हैं। कौन से दो डायरेक्शंस? आ जाओ बताती हूँ। एक डायरेक्शन होता है हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था हार्ट के बारे में, डिटेल में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन हाँ, हार्ट के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट के पास जो भी ब्लड आता है वो उसको प्रेशर से क्या करता है? बाहर निकाल देता है। आई रिपीट, हार्ट के पास जो भी ब्लड आता है वो उसको ऐसे फचाक करके प्रेशर से क्या करता है? बाहर निकाल देता है। बाहर मतलब बेटा बॉडी के बाहर नहीं, खुद से बाहर निकाल देता है ना? तो हार्ट के पास जो भी ब्लड आया उस ब्लड को इसने प्रेशर से क्या करा? ऐसे बाहर निकाल करके ऐसे फेंक दिया ताकि वो ब्लड बॉडी के, शरीर के हर एक पार्ट तक पहुंच जाए। तो ब्लड के फ्लो होने का एक ये डायरेक्शन हो गया, हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये समझ में आया? अब
दूसरा डायरेक्शन मैं आपको बताती हूँ, इसका बिल्कुल रिवर्स होता है, उल्टा, कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का जो ब्लड है वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है, हार्ट में ही जाता है। लेकिन ये इतना सीधा रास्ता नहीं होता। देखो ये जो डायरेक्शन है ब्लड के फ्लो होने का, ये एकदम सीधा सीधा है कि हार्ट में जो भी ब्लड आया उस ब्लड को इसने पंप आउट कर दिया ताकि ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाए, तो ये रास्ता बहुत ही सीधा है। लेकिन जो इसका दूसरा रास्ता है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का जो ब्लड है वो हार्ट में जाना है, ये थोड़ा सा घुमावदार होता है, मतलब डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। कैसे इनडायरेक्ट? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का बेटा जो ब्लड है वो सीधे हार्ट में नहीं पहुंचता, वो सबसे पहले पहुंचता है, याद करो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं ना, ऑक्सीजनेशन पढ़ चुके हैं ना ब्लड का, उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था कि हमारे लंग्स के जो एल्वुलाई होते हैं उनमें आ जाती है एयर, क्योंकि हम इनहेल करते हैं, और उस एल्वियोलर एयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का ब्लड जो कि कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा ब्लड, ऐसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से फ्लो करता 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 कहाँ आता है, लंग्स के लेवल पर आता है, और लंग्स के लेवल पर आकर के क्या होता है बेटा, गैसियस एक्सचेंज, यानी कि ब्लड का हो जाता है ऑक्सीजनेशन। एल्वियोलर एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो आ जाती है डिफ्यूजन से कहाँ, ब्लड में, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिफ्यूजन से कहाँ आ जाती है, एल्वियोलर एयर में या एल्वियोलाई के अंदर। तो ब्लड का हो जाता है ऑक्सीजनेशन लंग्स के लेवल पर, मतलब कि अब वो क्या बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर यही ऑक्सीजन रिच ब्लड फिर कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो दूसरा रास्ता है ब्लड के, जो दूसरा डायरेक्शन है ब्लड के फ्लो होने का, वो थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि इनडायरेक्ट है। अल्टीमेटली सारे ही बॉडी पार्ट्स का जो ब्लड है बेटा वो कहाँ जाना है, हार्ट में ही जाना है, पर डायरेक्ट नहीं जाएगा, लंग्स के थ्रू जाएगा, वाया लंग्स। तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ कि ये जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है, वाया लंग्स। ठीक है, बीच में अपने फेफड़े भी आ जाते हैं कि हम भी आएंगे हम भी आएंगे ऐसे करके, ठीक है, लाइक दिस। तो ये बीच में आ गए लंग्स। अब आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये दो डायरेक्शंस होते हैं बेटा हमारी बॉडी में ब्लड के फ्लो होने के। हार्ट के पास कौन सा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको कि हार्ट क्या करेगा, प्रेशर से फचाक करके बाहर निकालेगा ताकि वो ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में फैल जाए, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक आ जाओ। फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से जो ब्लड है वो कहाँ आएगा, लंग्स में फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन, और फिर वो कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये दो डायरेक्शंस होते हैं बेटा हमारी बॉडी में ब्लड के फ्लो होने के। ठीक है, और हाँ, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो हेल्प करेंगी ब्लड को कि वो दोनों डायरेक्शंस में, इन दोनों डायरेक्शंस में प्रॉपर्ली फ्लो कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा जो ब्लड है वो फ्लो करेगा, वो कहाँ करेगा, अरे ये ट्यूब्स में ही तो करेगा ना, ब्लड वेसल्स में तो करेगा ना। तो ब्लड वेसल्स हेल्प करती हैं हमारे ब्लड को कि वो बॉडी में इन दोनों ही डायरेक्शंस में फ्लो कर पाए, है ना। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि द वेसल्स कैरी ब्लड इन बोथ द डायरेक्शंस, दैट इज वन फ्रॉम द हार्ट टू ऑल अदर बॉडी पार्ट्स एंड अनदर फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक है, चलो अब बेटा देखो तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी पूरी बॉडी में, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में बात करनी है आज शुरुआत करते हैं आर्टरीज के साथ। ठीक है, शुरुआत करते हैं आर्टरीज के साथ। अब पहली बात तो ये कि आर्टरीज का काम क्या होता है और ये किस तरह का ब्लड कैरी करती हैं। देखो कोई भी आप टाइप ऑफ ब्लड वेसल पढ़ते हो तो
उसमें आपको दो चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है कि जो आप टाइप ऑफ ब्लड वेसल पढ़ रहे हो वो ब्लड को कहाँ से कहाँ लेकर के जा रही है, और वो जो ब्लड वेसल है वो कौन सा ब्लड कैरी कर रही है। क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं हमारे ब्लड को कि वो दोनों ही डायरेक्शंस में फ्लो कर पाए। तो पहला सवाल जो बनता है वो ये बनता है जब आप कोई भी टाइप ऑफ ब्लड वेसल पढ़ते हो कि ये जो टाइप ऑफ ब्लड वेसल है ये ब्लड को कहाँ से कहाँ लेकर के जाएगी और कौन सा ब्लड कैरी करेगी। ठीक है, तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं बेटा, ये आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाएंगी। ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाने का मतलब क्या है कि आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेकर के जाती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं, हाँ जी, ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से अवे ले जाती हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये आपने क्या लिख दिया है, अवे ले जाती का मतलब क्या है? याद करने का तरीका है, A फॉर आर्टरी, A फॉर आर्टरी एंड A फॉर अवे। अभी जब हम नया नया पढ़ते हैं तो याद रहता है कि हाँ आर्टरीज क्या करेंगी, हार्ट को ब्लड से दूर लेकर के जाएंगी, मतलब हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करेंगी। फिर जब अब हम वेन्स के बारे में पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। फिर आगे जाकर के जब हम और बायोलॉजी पढ़ते हैं 10th की तो फिर हम भूल ही जाते हैं। तो ये चीज़ें बेटा भूलनी नहीं है ना, आगे पार्ट और पीछे सपाट नहीं होना चाहिए कि आगे आगे का पढ़ते जा रहे हैं पीछे पीछे का भूलते जा रहे हैं, ऐसा ना हो। इसीलिए हर चीज़ को याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि A फॉर आर्टरी एंड A फॉर अवे। आपको याद रहेगा कि आर्टरीज क्या करेंगी, ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाएंगी, मतलब कहाँ, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, है ना। दैट इज फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो पहला सवाल का जवाब आपको मिल गया कि जो आर्टरीज होती हैं ये ब्लड को किस डायरेक्शन में फ्लो करवाती हैं, तो फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, है ना, हार्ट से ब्लड को ये दूर लेकर के जाएंगी, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। अब अगला सवाल कि मैम ये जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी आर्टरीज ये किस तरह का ब्लड कैरी करती हैं, तो ये जनरली कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जनरली ये कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने आपको अभी अभी थोड़ा सा रिकैप करवाया कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आता है, फेफड़ों के पास आता है, लंग्स के पास आता है। लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजनेशन करवाते हैं ब्लड का, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाएगा। हार्ट क्या करेगा, उस ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को पंप आउट कर देगा और प्रेशर से क्या करेगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेज देगा, है ना। तो इसका मतलब क्या कि जनरली जो हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती हैं। क्योंकि देखो हार्ट जो ब्लड पंप आउट करेगा, हार्ट जो ब्लड पंप आउट करेगा बेटा, वो ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैसे पहुंचेगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू, पाइपलाइंस के थ्रू। कौन सी पाइपलाइंस, स्पेसिफिकली कौन सी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज। क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाती हैं। तो हमारा हार्ट जो ब्लड पंप आउट करता है वो ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचता है, आर्टरीज के थ्रू ही पहुंचता है। तो हम यहाँ पर बोल देते हैं कि जनरली ये जो ब्लड वेसल्स हैं आर्टरीज, ये हमारी ऑक्सीजन रिच ब्लड ही कैरी करती हैं। बट आप बोलोगे कि मैम आपने ये जनरली वर्ड क्यों लगाया, इसको हटा देते ना, आप बस ये लिख देते कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर ये जनरली वर्ड क्यों लगाया।
क्योंकि बेटा यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी का। देखो पल्मोनरी वर्ड बेटा हम कब इस्तेमाल करते हैं, लंग्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो एक आर्टरी ऐसी होती है जो ब्लड को कहाँ से कहाँ लेकर के जाएगी। देखो ये चीज़ तो फिक्स है बेटा, ये नहीं बदलने वाली है कि आर्टरीज हमेशा क्या करेंगी, ब्लड को हमेशा हार्ट से दूर लेकर के जाएंगी, अवे कर देंगी, मतलब ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर है। क्या एक्सेप्शन है कि एक आर्टरी ऐसी होती है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाएगी। कितना दूर लेकर के जाएगी, ज़्यादा दूर नहीं, लंग्स के लेवल तक लेकर के जाएगी। और इसीलिए क्योंकि वो आर्टरी लंग्स तक ब्लड लेकर के जा रही है, इसीलिए अपन उसका नाम क्या रख देते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। बेटा जो हमारा हार्ट होता है ना, उसके 4 चेम्बर्स होते हैं, अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी। ये मत समझना कि हमारे हार्ट में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है। हमारे हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है। और अगर ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, तो फिर उसका ऑक्सीजनेशन करना ज़रूरी है। इसीलिए हार्ट बोलेगा कि भैया ये जो आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको भेजो कहाँ, लंग्स में, फॉर ऑक्सीजनेशन। आई बात समझ में। तो एक आर्टरी ऐसी भी होती है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाएगी, एक ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर के जा रही है, मतलब आर्टरी। और क्योंकि लंग्स के पास लेकर के जा रही है ब्लड को, तो क्या बोल देंगे, पल्मोनरी आर्टरी। और वो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जो हार्ट में आया है उसको वो ले जाती है कहाँ, लंग्स के लेवल पर, फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। तो क्योंकि ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड को दूर लेकर के जा रही है, इसलिए अपन ने उसको क्या बोला, आर्टरी। और क्योंकि लंग्स के पास लेके जा रही है ब्लड को, तो अपन ने उसको क्या बोल दिया, पल्मोनरी आर्टरी। और वो क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। तो ये एक एक्सेप्शन है बेटा, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, इसे आपको याद रखना होगा, भूलना नहीं होगा। भूलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलो, क्योंकि सवाल बन जाता है, इसके ऊपर सवाल बन जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि जनरली जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड ही कैरी करती हैं, बट एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी जो कि कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कहाँ से कहाँ लेकर के जाएगी, कहाँ से कहाँ लेकर के जाएगी ब्लड को, फ्रॉम हार्ट टू, अरे बोर्ड भी पगला गया है, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ठीक है। चल, उसके अलावा और कुछ खास बात आर्टरीज के बारे में, हाँ बिल्कुल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्ट के अंदर जो भी ब्लड आता है, चाहे वो ऑक्सीजन रिच हो चाहे वो नहीं हो, हार्ट के पास जो भी ब्लड आता है वो उसको प्रेशर से क्या करता है, बाहर फेंक देता है। और हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड ले जाने का काम किसका होता है, कौन सी ब्लड वेसल्स का होता है, आर्टरीज का होता है। इसका मतलब ये है कि आर्टरीज के पास जो ब्लड आता है हार्ट से, बहुत ही प्रेशर से आता है। और अगर प्रेशर ज़्यादा है ब्लड का, तो आर्टरीज की दीवार, वॉल थिक होनी चाहिए बेटा, अदरवाइज क्या होगा कि एक पतली सी आर्टरी है, उसमें आ गया क्या, ब्लड, प्रेशर से हार्ट ने क्या करा, इसे फचाक करके निकाला है, फचाक करके फेंका है ब्लड। और वो किसने कलेक्ट किया, आर्टरी ने करा। आर्टरी को पता चला कि अरे बाप रे, जो ब्लड आया है वो क्या है, बहुत ही प्रेशर से आया है। और उस प्रेशर से क्या होता है बेटा, आर्टरी की जो दीवार है वो फट सकती है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आर्टरीज की दीवारें कैसी होती है बेटा, मोटी मोटी होती हैं, ठीक है। आर्टरीज की जो वॉल्स हैं, वॉल्स जो है वो बहुत ही थिक होती हैं, वॉल्स थिक होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
ब्लड का प्रेशर ज़्यादा रहता है। ऑब्वियसली बेटा, आर्टरीज क्या कर रही है, हार्ट से ब्लड को दूर लेकर के जा रही है। आर्टरीज में जो भी ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है। हार्ट क्या करता है, प्रेशर से ब्लड को फेंकता है। तो आर्टरीज के पास जो भी ब्लड आया है वो प्रेशर में आया है, और उस प्रेशर से क्या होता है, वो ब्लड क्या करेगा, आर्टरीज की दीवारों के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, और उस प्रेशर से आर्टरीज फट सकती हैं। ऐसा ना हो इसीलिए आर्टरीज की जो दीवार होती है, जो वॉल होती है, वो थिक होती है। ठीक है, और वॉल्स के थिक होने के कारण क्या होता है बेटा, जो ल्यूमेन होता है अंदर का वो नैरो हो जाता है। ल्यूमेन मतलब समझते हो क्या, कैविटी। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि जो अपनी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती है, अंदर से खोखली होती हैं, हॉलो होती है बेटा। ट्यूब अंदर से खाली होगी तभी तो उसमें ब्लड फ्लो कर पाएगा ना। तो होता क्या है कि क्योंकि आर्टरीज की दीवारें मोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, इसके चक्कर में उसके अंदर की जो कैविटी है, जो ल्यूमेन है, वो बेटा नैरो हो जाता है ना। देखो जैसे कि ये आर्टरी है और ये इसकी दीवार है, ये पूरी दीवार है। तो दीवार देखो मोटी होगी, वॉल थिक हो गई, और वॉल के थिक होने से क्या हुआ, वॉल के थिक होने से अंदर का जो ल्यूमेन है, जो कैविटी है, देखो वो नैरो हो गई। अभी अपन बात करेंगे वेन्स की। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये क्या है, एक वेन है, ये एक वेन है, और इसकी जो दीवार है बेटा वो इतनी मोटी नहीं होती है, क्योंकि वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो प्रेशर में नहीं करता है। वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर कम होता है, तो इसीलिए वेन्स की जो दीवार है वो मतलब आप बोल सकते हो कि ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं। और क्योंकि वेन्स की दीवारें ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं, तो आप देख सकते हो कि उनके अंदर का जो ल्यूमेन है वो देखो कैसा होता है, ब्रॉड होता है। अगर दीवारें मोटी हो जाएंगी तो अंदर क्या होगा, अंदर जगह कम हो जाएगी, जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाएगा, सकरा रह जाएगा। और अगर दीवारें पतली हैं ना, दीवारें अगर पतली हैं तो अंदर की जो कैविटी है वो बड़ी रहेगी, ब्रॉड रहेगी, ल्यूमेन कैसा रहेगा, ब्रॉड रहेगा। ठीक, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई आर्टरीज की जो दीवारें हैं वो मोटी होती हैं, और इस चक्कर में क्या होता है, ल्यूमेन इनका नैरो हो जाता है। और क्योंकि हम बोल ही रहे हैं कि आर्टरीज में जो ब्लड आता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, इसके चक्कर में इनके पास वॉल्व नहीं होते हैं। बेटा वॉल्व क्या करते हैं, वॉल्व ये मेक श्योर करते हैं कि किसी भी तरह का ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए। जैसे कि ये एक पाइपलाइन है, ठीक है, ये एक पाइपलाइन है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेटा वो क्या बोलते हैं, पानी बह रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब यदि पानी का प्रेशर कम होगा तो पानी क्या कर सकता है, रुक जाएगा। जैसे कि सपोज मैं पानी हूँ, मैं एक पाइपलाइन में फ्लो कर रही हूँ, ठीक है, अब मेरा प्रेशर कम है, मतलब मुझे पीछे से ज़्यादा धक्का नहीं पड़ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं कभी रुक जाऊँगी, है ना, धीरे धीरे चलूँगी, और धीरे धीरे मैं रुक जाऊँगी। और अगर कभी प्रेशर और भी कम हो गया तो मैं पीछे भी जा सकती हूँ, मतलब कि मेरा बैक फ्लो भी हो सकता है। और अगर बैक फ्लो हो गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी कि मान लो कि पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो ऊपर चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, प्रेशर कम था, धपाक से क्या हुआ, नीचे गिर गया ब्लड, तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा ना हो, है ना, ये बैक फ्लो ना हो। तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है बेटा, ब्लड वेसल्स में वॉल्व लगे होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स में वॉल्व लगे होते हैं, ये ऐसे वॉल्व लगे होते हैं, है ना, ऐसे वॉल्व लगे होते हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं कि ब्लड जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाता जाए, वो पीछे ना आ जाए। लेकिन बेटा ये बैक फ्लो तब होता है ना जब प्रेशर कम हो। जैसे कि मैं पानी हूँ, है ना, मैं एक पाइपलाइन में फ्लो कर रही हूँ, अगर मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा है पीछे से, तो मैं क्या करूँगी, मैं धीरे धीरे चलूँगी, मैं रुक जाऊँगी, मैं पीछे भी जा सकती हूँ। तो ये तब पॉसिबल होता है जब प्रेशर कम हो। और अगर मुझे किसी ने मोटर लगा करके छोड़ा हो, जैसे कि अपन मोटर लगाते तो कितने स्पीड से पानी आता है ना, कितने प्रेशर से पानी आता है, तो मैं पानी हूँ, अगर किसी ने मुझे मोटर लगा करके छोड़ा होगा तो मेरा प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, तो मैं क्या करूँगी, एक ही डायरेक्शन में तेज़ी के साथ में फ्लो कर जाऊँगी, रुकूंगी नहीं, बैक फ्लो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आर्टरीज में यही तो होता है बेटा। हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन ही तो है, एक पंप की तरह ये तो काम करता है कि जो भी हार्ट के पास ब्लड आया उसको वो प्रेशर से क्या करता है, फचाक करके छोड़ देता है। तो आर्टरीज में जो ब्लड आता है बेटा उसका प्रेशर ज़्यादा रहता है,
तो हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है, वो रुकता नहीं है, उसका बैक फ्लो नहीं होता और इस चक्कर में वहाँ पे वॉल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट, क्या दूसरा पॉइंट, कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं बेटा ये डीपली सीटेड होती हैं, डीपली सीटेड इन आवर बॉडी। ठीक है, जैसे कि आप बोलते हैं ना कि मैम देखो हमारी ना यहाँ पर ऐसी ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, कुछ लोगों के यहाँ पर देखो ऐसी ब्लड वेसल्स दिखती हैं, ये ऐसी है ना, आपकी भी दिखती हैं, मेरी भी दिखती हैं। तो वो कौन सी ब्लड वेसल्स होता है, हमें लगता है कि वो आर्टरीज होती है, वो आर्टरीज नहीं होती बेटा, वो वेन्स होती हैं। वेन्स हमारी बॉडी में सुपरफिशियली प्रेजेंट होती हैं, ऊपर ऊपर पाई जाती है। जो आर्टरीज होती हैं वो एकदम डीपली सीटेड होती हैं। तो आर्टरीज नहीं दिखेंगी आपको ऊपर से, कौन दिखता है, वेन्स दिखती हैं। और एक सवाल मैंने आपसे पूछा था परसों नरसों कि ज़रा बताओ कि वो जो कैनुला लगता है ड्रिप वगैरह लगाने के लिए, तो वो जो नीडल है वो कहाँ डाली जाती है, कैपिलरीज में, आर्टरीज में या वेन्स में? तो उसका जवाब है बेटा वेन्स में। ऊपर क्या दिखती हैं, वेन्स, तो उसी में क्या करते हैं, नीडल से प्रिक करके जो है दवाई लगा देते हैं, ड्रिप लगा देते हैं। इंट्रावीनस बोलते भी तो हैं, यानी कि वेन्स के अंदर जो जा रही है दवाई उसको अपन क्या बोलेंगे, इंट्रावीनस। ठीक है, चल ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, वेन्स की। और भी बातें करेंगे आर्टरीज की, लेकिन जो मेन बातें हैं आर्टरीज के बारे में वो मैंने आपको बता दी हैं। अब अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं वेन्स के ऊपर। वेन्स आर अनदर टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। दो सवाल बनते हैं, एक सवाल कि इन ब्लड वेसल्स में, इन वेन्स में ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, दूसरा सवाल किस तरह का ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, तो एक याद रखो तो दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाती हैं, यानी कि हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड कैसे जाएगा, आर्टरीज के थ्रू। तो इसका उल्टा क्या होगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का ब्लड हार्ट तक कैसे पहुंचेगा, वेन्स के थ्रू। एक का याद रखोगे तो दूसरा अपने आप बेटा याद हो जाएगा ना। सो दीज आर दोज ब्लड वेसल which carry blood from different body parts to lungs, different body parts to lungs। different body parts से जो blood है, अरे लंग्स कहाँ लिख दिया, वेरी सॉरी बेटा, हार्ट होना चाहिए, दिमाग में लंग्स चल रहे थे तो लंग्स ही लिख डाला, हार्ट होना चाहिए, वेरी सॉरी, है ना। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से जो ब्लड है वो अल्टीमेटली कहाँ पहुँचेगा, हार्ट तक पहुँचेगा। कैसे, वेन्स के थ्रू। तो आर्टरीज, ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे। आर्टरीज क्या करेंगी, ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाएंगी, मतलब ब्लड से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, क्या बोल दिया मैंने, आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाएंगी, मतलब कि आर्टरीज क्या करेंगी, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड लेकर के जाएंगे। और उसी का उल्टा होता है वेन्स के साथ, कि वेन्स क्या करेंगी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का जो ब्लड है उसको वो हार्ट तक लेकर के आएंगी। ठीक है, ये हो गया एक सवाल का जवाब। अब दूसरा सवाल कि ये किस तरह का ब्लड कैरी करती हैं। तो बेटा जनरली ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने बताया ना कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, हार्ट ने जो उनको ब्लड भेजा होता है बेटा वो कैसा होता है, ऑक्सीजन रिच। तो वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के जो सेल्स होते हैं वो क्या करेंगे, उस ब्लड से ऑक्सीजन ले लेंगे और क्या दे देंगे ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ब्लड कैसा हो जाता है फिर डीऑक्सीजनेटेड। और फिर वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का कहाँ पहुँचता है, हमारे हार्ट में पहुँचता है या लंग्स में पहुँचेगा, जहाँ भी पहुँचेगा। अभी तो बस इतना समझ लो कि हाँ, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से जो ब्लड आता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। वो कहाँ जाता है अल्टीमेटली, हार्ट के पास जाता है ना, कहाँ जाता है अल्टीमेटली, वो हार्ट के पास जाता है।
कैसे? वेन्स के थ्रू। अरे वही तो होती ना ब्लड वेसल्स, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का ब्लड कहाँ लेके जाती हैं? हार्ट तक लेकर के जाती हैं। तो हार्ट के पास जो ब्लड आया बेटा वो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। कौन लेकर के आया है? ये वाली ब्लड वेसल्स, मतलब कि वेन्स। तो जनरली जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती हैं। लेकिन आप बोलोगे कि मैम फिर जनरली लिख दिया, क्यों? क्योंकि एक एक्सेप्शन है भाई, एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन्स का। कुछ ब्लड वेसल्स ऐसी होती हैं जो लंग्स से ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट तक। बेटा वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का ब्लड ले करके जाती हैं हार्ट तक। तो कुछ ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो लंग्स यानी कि फेफड़े से ब्लड ले करके जाती हैं हार्ट तक। तो जो भी ब्लड वेसल ब्लड को लेकर के आ रही है हार्ट तक, उसको अपन क्या बोलेंगे? वेन्स ही बोलेंगे। तो वो वेन्स जो लंग्स से ब्लड लेकर के आ रही हैं हार्ट तक, उनको अपन क्या बोलेंगे? वेन्स बोलेंगे। और क्योंकि वो लंग्स से आ रही हैं तो उनको अपन क्या बोल देंगे? पल्मोनरी वेन्स। जैसे कि यहाँ पर हुआ था पल्मोनरी आर्टरी के केस में, है ना? अरे तुम क्या बता रहे हो भाई? हाँ, जैसे कि यहाँ पर हुआ था पल्मोनरी आर्टरी के केस में कि एक ब्लड वेसल है जो हार्ट से ब्लड को लेकर के जाती है लंग्स तक। तो क्योंकि वो ब्लड वेसल ब्लड को लेकर के दूर जा रही है हार्ट से, तो उसको अपन ने आर्टरी बोला। और क्योंकि वो ब्लड जा रहा है लंग्स में, तो अपन ने ब्लड वेसल को क्या बोल दिया? पल्मोनरी आर्टरी। क्योंकि लंग्स के लिए अपन क्या करते हैं बेटा? पल्मोनरी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक वैसे ही वो ब्लड वेसल्स जो लंग्स से ब्लड में जो ब्लड लेकर के आ रही है हार्ट तक, उनको अपन क्या बोलेंगे? वेन्स। और क्योंकि वो ब्लड लेकर के आ रही है लंग्स से हार्ट तक, तो उनको क्या बोल देंगे? पल्मोनरी वेन्स। और ये वो पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड। लंग्स के लेवल पर क्या हुआ था बेटा? ऑक्सीजनेशन हुआ था। लंग्स के लेवल पर ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ था, वो गैसेस एक्सचेंज हुआ था, यानी कि अब ब्लड कैसा हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड। फिर वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से हार्ट तक कैसे आता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू, वेन्स के थ्रू। कौन सी वेन्स? पल्मोनरी वेन्स। तो कहने को तो ये वेन्स हैं, बट दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है? सो दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये एक्सेप्शन बेहद ज़रूरी है, इसे याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है? चल अगला पॉइंट, वेन्स में जो ब्लड आता है उसका प्रेशर कम होता है। ऑब्वियसली पूरी बॉडी या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से जब ब्लड वेन्स में आएगा तो प्रेशर कम ही आएगा ना। तो यहाँ पर ब्लड का प्रेशर कम होता है। क्योंकि यहाँ पर ब्लड का प्रेशर कम होता है, इसीलिए इनकी जो वॉल्स हैं वो थिन होती हैं। आर्टरीज की दीवारें मोटी क्यों थी? क्योंकि उसमें जो ब्लड आ रहा था उनमें वो उनका प्रेशर ज़्यादा था। और क्योंकि ब्लड का प्रेशर ज़्यादा था तो ज़्यादा ब्लड का प्रेशर बर्दाश्त करने के लिए आर्टरीज की दीवारें मोटी हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि हाँ भाई ब्लड प्रेशर जो है ना वो कम है, ब्लड ज़्यादा प्रेशर लगा ही नहीं रहा है वेन्स की दीवारों पर, तो इसलिए यहाँ पर दीवारें कैसी होती हैं? इसकी पतली होती हैं। और क्योंकि वॉल्स यहाँ पर थिन होती हैं वेन्स की बेटा, तो ल्यूमेन कैसा हो जाता है? ब्रॉड हो जाता है। मैंने आपको बताया ना कि अगर दीवारें मोटी होंगी तो अंदर की कैविटी पतली हो जाएगी, और अगर दीवारें पतली होंगी तो अंदर की कैविटी बड़ी रहेगी, ब्रॉड रहेगी। ठीक है? उसके अलावा क्योंकि यहाँ पर ब्लड का प्रेशर कम है, तो ब्लड जब वेन्स में ट्रैवल करेगा, फ्लो करेगा, तो वो बोलेगा कि अरे हमारा तो प्रेशर बहुत ही कम है, तो हम रुक सकते हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और हो सकता है कि हम बैक फ्लो भी कर जाएं। तो बैक फ्लो ना हो बेटा, इसीलिए क्या होता है? वेन्स में वॉल्स होते हैं। ये वॉल्स बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि वेन्स में हमको पता है कि ब्लड का प्रेशर कैसा है? ज़्यादा कम है, तो ब्लड रुक सकता है,
डायरेक्शन चेंज करके पीछे जा सकता है। आर्टरीज में ऐसी दिक्कत नहीं होती। आर्टरीज में तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर से फ्लो करता है, तो जिस डायरेक्शन में उसको भेजते हैं उसी डायरेक्शन में वो चलता जाता है। लेकिन अगर पीछे से प्रेशर कम है वेन्स में तो ब्लड पीछे जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, चलो अब अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये सुपरफिशियली लोकेटेड होती है हमारी बॉडी में, सुपरफिशियली लोकेटेड इन आवर बॉडी, ऊपर ऊपर दिख जाती हैं। ठीक है, ये जो दिखती है ना अपनी नसें, ये एक्चुअली वेन्स ही होती हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं ब्लड कैपिलरीज की। आर्टरीज हो गए, वेन्स हो गए, अब हम बात करते हैं ब्लड कैपिलरीज की। अब देखो ये जो अपनी कैपिलरीज हैं ये बनती कैसे हैं, सबसे पहले मैं आपको वही समझाती हूँ। अब मान लो बेटा ये है अपनी एक आर्टरी। होता क्या है कि ये आर्टरी आगे जा कर के और अपनी पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, लाइक दिस। ये देखो कुछ इस तरीके से ये जो आर्टरी है अपनी बॉडी की, ये और पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ये जो बेटा पतली पतली ब्रांचेस बनी हैं इन्हें हम बोलते हैं आर्टेरियोल्स। क्या बोलते हैं, आर्टेरियोल्स। ये क्या थी, आर्टरी, है ना। और हाँ एक चीज़ और, जो कहानी एक आर्टरी की यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, वही कहानी बॉडी की बाकी आर्टरीज की भी होगी। ये मत बोलना कि मैम आपने तो केवल एक ही आर्टरी के बारे में बताया है, बाकियों का क्या होगा। अरे जो एक कहानी, मतलब जो कहानी एक आर्टरी की है वही कहानी बाकी आर्टरीज की भी होगी। ठीक है, तो हमारी बॉडी की हर एक आर्टरी आगे जा कर के डिवाइड हो जाती है और पतली पतली ब्रांचेस में, और उन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, आर्टेरियोल्स। ठीक है, अब हर एक आर्टेरियोल भी आगे जा कर के और अपनी फाइन ब्रांचेस में डिवाइड कर जाता है कुछ बेटा इस तरीके से। देखो जैसे कि ये एक आर्टेरियोल है, ये आगे जा कर के और अपनी पतली पतली ब्रांचेस में, और पतली पतली ब्रांचेस में ये ऐसे डिवाइड कर जाएगा कुछ इस तरीके से। समझ में आ रही ना बात ये। और ये जो पतली पतली बेटा और ब्रांचेस बनी है, इन्हीं और पतली ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं कैपिलरीज। सवाल तो यही था ना कि मैम ये कैपिलरीज आती कहाँ से हैं, होती क्या हैं, तो वही चीज़ तो मैंने आपको समझाई यहाँ पर कि एक आर्टरी आई, पतली ब्रांचेस में डिवाइड हुई, उन पतली ब्रांचेस को हमने बोला आर्टेरियोल्स। अब हर एक आर्टेरियोल आगे जा कर के और फाइन ब्रांचेस में डिवाइड कर जाएगा, और ये जो फाइन, वेरी फाइन ब्रांचेस बनी हैं या जो ब्लड वेसल्स बनी है बेटा, इन्हीं को हम बोलेंगे कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। अब पता है क्या होगा, ये जो कैपिलरीज है ना बेटा, ये घुस जाएंगी एक ऑर्गन के अंदर और एक बढ़िया सा नेटवर्क बना लेंगी बेटा। क्यों? क्योंकि भाई ऑर्गन में सेल्स हैं, ऑर्गन में टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ में सेल्स हैं, तो उन सेल्स तक ब्लड सप्लाई पहुंचनी चाहिए ना, तभी तो क्या होगा, ये जो कैपिलरीज हैं ये घुस जाएंगी ऑर्गन के अंदर, बढ़िया से जो है नेटवर्क बना लेंगी, और कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो करेगा उस ब्लड के साथ ऑर्गन के जो टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज कर लेंगे, ब्लड से ऑक्सीजन ले लेंगे, ग्लूकोज ले लेंगे, अमीनो एसिड्स ले लेंगे, बदले में क्या करेंगे सेल्स, ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे, है ना। तो ये भी काम करती हूँ मैं, यहाँ पर ना ड्रॉ कर ही देती हूँ कि सपोज ये है ऑर्गन, ठीक है, और इस ऑर्गन के अंदर, हाँ, इस ऑर्गन के अंदर क्या होता है, ये कैपिलरीज घुस जाती हैं, और जो ब्लड होगा कैपिलरीज में, उसके साथ ऑर्गन के जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, अब बेटा ये जो कैपिलरीज घुसी हैं ब्लड के अंदर, सॉरी ब्लड नहीं, ऑर्गन के अंदर, है ना, ये जो ब्लड कैपिलरीज ऑर्गन के अंदर घुसी हैं,
या ऑर्गन के अराउंड इन लोगों ने जो एक बढ़िया सा नेटवर्क बना लिया है बेटा, अब कभी ना कभी तो ये ऑर्गन से बाहर भी निकलेंगी ना। ऐसा तो नहीं कि ब्लड कैपिलरीज बोलें कि भैया अब हम इस ऑर्गन के अंदर घुस चुके हैं, यहाँ पर हम सेटल हो गए, अब हम बाहर नहीं निकलेंगे। अरे बाहर निकलना ज़रूरी है। मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, इसके पीछे एक रीज़न है। क्या रीज़न है? अगर आप अपना दिमाग लगा रहे होंगे ना तो अभी तक आपको वो रीज़न पता चल गया होगा। मैंने क्या बोला कि कैपिलरीज में जो ब्लड आया है उस ब्लड के साथ ऑर्गन के जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, उनने क्या करा है, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज कर लिया है कि ऑक्सीजन ले ली है ब्लड से, ग्लूकोज ले लिया है, अमीनो एसिड्स ले लिए, और बदले में क्या किया ऑर्गन के टिश्यूज़ के सेल्स ने ब्लड में डाल दी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि अब ब्लड कैसा हो गया है, अब ब्लड हो चुका है डीऑक्सीजनेटेड। और वो जो ब्लड हो चुका है ना डीऑक्सीजनेटेड, उसको बेटा ऑर्गन से बाहर निकालना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि ज़िंदगी भर वो वहीं पड़ा रहेगा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो अब क्या होगा बेटा, ये कैपिलरीज जो ऑर्गन के अंदर घुसी हैं अब ये बाहर निकलेंगी, और बाहर निकल करके पता है क्या होगा, ये आपस में ज्वाइन कर जाएंगी। जैसे कि कैपिलरीज है, अब देखना क्या होगा, ये ऑर्गन के जब बाहर निकलेंगी तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे ज्वाइन कर जाएंगी। देखना है, कुछ इस तरीके से ऐसे ये ज्वाइन कर जाएंगी, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ये ऐसे ज्वाइन कर जाएंगी। और ज्वाइन करने के बाद क्या होगा बेटा, ज्वाइन करने के बाद एक कंपैरेटिवली एक मोटी ब्लड वेसल बन जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यह है आर्टरी, डिवाइड हुई, क्या बना, आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स डिवाइड हुए, क्या बना, कैपिलरीज। कैपिलरीज गई ऑर्गन के अंदर, बड़े से क्या करा, नेटवर्क बनाया। ब्लड में जो भी मतलब कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड था, ब्लड और ऑर्गन के सेल्स के बीच में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हुआ। उसके बाद में अब ब्लड क्या हो चुका है, डीऑक्सीजनेटेड। अब उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन से बाहर निकालने के लिए क्या होता है, ये कैपिलरीज ऑर्गन से बाहर निकलती है। और बाहर निकल करके होता क्या है, ये जो कैपिलरीज है ना बेटा, ये एक बार फिर से क्या करती हैं, ज्वाइन कर लेती हैं आपस में। और जब इतनी सारी कैपिलरीज ज्वाइन करेंगी तो क्या होगा, एक कंपैरेटिवली मोटी ब्रांच बन जाएगी, मोटी ब्लड वेसल बन जाएगी। बहुत मोटी नहीं, लेकिन हाँ इनके कंपैरिजन में थोड़ी सी मोटी सी ब्रांच बन जाएगी। और इसी को अपन बोलते हैं बेटा विनियोल। क्या बोलते हैं इसको अपन, विनियोल बोलते हैं। ऐसे कई सारे विनियोल्स इकट्ठा होंगे, ऐसे कई सारे विनियोल्स इकट्ठा होंगे और ज्वाइन करके क्या बना लेंगे, एक और मोटी ब्लड वेसल, एक और मोटी ब्लड वेसल। और इस और मोटी ब्लड वेसल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, वेन बोलेंगे। तो तुम्हें कनेक्शन समझ में आया कि कहीं ना कहीं आर्टरी और जो वेन है वो कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड होती हैं। कैसे, एक आर्टरी डिवाइड हुई, बन गए क्या, आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स डिवाइड हुए, बन गए क्या, ब्लड कैपिलरीज। फिर ये कैपिलरीज ऑर्गन से निकलने के बाद क्या करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, है ना। और उसके अलावा ये ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, ज्वाइन कर जाएंगी। ये ब्लड कैपिलरीज बेटा ज्वाइन कर जाएंगी और इनकी ज्वाइनिंग से क्या होगा, एक कंपैरेटिवली मोटी ब्रांच बन जाएगी, कंपैरेटिवली मोटी ब्लड वेसल बन जाएगी, या ब्लड वेसल की ब्रांच बन जाएगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, विनियोल। और ऐसे ही कई सारे बेटा विनियोल्स, ऐसे ही कई सारे विनियोल्स इकट्ठा होंगे और ज्वाइन कर जाएंगे, और ज्वाइन होकर के क्या बन जाएगी, एक और मोटी ब्लड वेसल, जिसको अपन बोलते हैं वेन। तो एक आर्टरी की ब्रांचेस क्या होती हैं, आर्टेरियोल्स। एक वेन की ब्रांचेस क्या होती हैं, विनियोल्स। ठीक है, तो यहां से आता है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये देखो मुझे एक्चुअली उल्टा करना चाहिए था, पर चलो ठीक है, अभी के लिए ऐसे ही समझ लो। यहाँ पर आया क्या, अरे तो बहुत ही गंदा सा बन गया, रुको। ये आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये यहाँ तक, ठीक है। फिर क्या हुआ,
ऑर्गन के जो सेल्स हैं और ब्लड के बीच में क्या हुआ, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो गया। अब ब्लड कैसा हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड। अब ब्लड हो चुका है डीऑक्सीजनेटेड, जिसको ऑर्गन से बाहर निकालना पड़ेगा और इसके लिए कैपिलरीज एक बार फिर से जुड़ जाती हैं और क्या बना लेती हैं, कंपैरेटिवली एक मोटी ब्रांच ऑफ ब्लड वेसल जिसको हम बोलते हैं विनियोल। ये देखो ये बन चुके हैं विनियोल्स, और ये कई सारे विनियोल्स इकट्ठा हो जाएंगे और मर्ज कर जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, तो क्या होगा, और मोटी एक ब्लड वेसल बन जाएगी जिसको अपन क्या बोलेंगे, वेन। तो यहाँ पर देखो ये ब्लड था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ब्लड कौन सा था, ऑक्सीजनेटेड, है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ था ब्लड कौन सा, ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ से यहाँ ब्लड कैसा हो गया बेटा, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो ये लिंक आपको समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ये लिंक समझना बहुत ज़रूरी है। इस लिंक के ऊपर बात मैं आपसे एक और बार करूँगी जब हम बात करेंगे लिम्फ की। यहीं कहीं पता है बेटा क्या होता है, लिम्फ बनता है और यहीं कहीं लिम्फ कैपिलरीज आ जाती हैं। तब की बात तब कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझना आपके लिए ज़रूरी है। आर्टरी डिवाइड हुई, बने आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स डिवाइड हुए, क्या बनी, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज ऑर्गन के अंदर घुस गई, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हुआ बिटवीन ब्लड ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड सेल्स ऑफ ऑर्गन। फिर ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। फिर उस ब्लड को ऑर्गन से बाहर निकालने के लिए कैपिलरीज बाहर निकली ऑर्गन के, ज्वाइन हुई, एक कंपैरेटिवली मोटी ब्रांच बनी ब्लड वेसल की, जिसको अपन ने बोला क्या, विनियोल। कई सारे विनियोल्स ज्वाइन हुए, क्या बन गया, एक और मोटी ब्लड वेसल जिसको अपन ने क्या बोला, वेन। ठीक है, अब ज़रा हम बात करते हैं कैपिलरीज की। कैपिलरीज बनती कैसे हैं, वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ना आपको बेटा कैपिलरीज के बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो जिस भी टाइप के आप ब्लड वेसल पढ़ते हो उसके दो मेन क्वेश्चंस जो है ना आपको आंसर करने होते हैं। पहली बात तो ये कि वो ब्लड वेसल जो है कहाँ से लेकर के कहाँ तक, मतलब कहाँ, या जो ब्लड वेसल आप पढ़ रहे हो वो ब्लड को कहाँ से कहाँ लेकर के जा रही है। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि वो जो ब्लड वेसल है वो कौन सा ब्लड कैरी कर रही है। तो हमने आर्टरीज के लिए पढ़ा था कि वो जनरली क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्शन है वो पल्मोनरी आर्टरी, है ना। फिर हमने वेन्स के लिए देखा था कि वेन्स जनरली क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन्स, है ना। जब हम बात करते हैं ब्लड कैपिलरीज की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ही तरह के ब्लड कैरी करती हैं। ये देखो ना, यहाँ तक तो कैपिलरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था और यहाँ पर देखो क्या हुआ, कैपिलरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। तो ये दोनों ही तरह के ब्लड कैरी करेंगी कौन, हमारी कैपिलरीज। उसके अलावा जो कैपिलरीज होती है ना बेटा, इनकी दीवारें बहुत पतली होती है। क्यों, मैंने क्या बताया, कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है और ऑर्गन के जो सेल्स हैं उनके बीच में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होना है। कैसे, डिफ्यूजन के थ्रू, कि ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा है, सेल्स में ऑक्सीजन कम है, तो ब्लड की ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर के कहाँ जाएगी, सेल्स के अंदर। सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो भी डिफ्यूज़ होकर कहाँ चली जाएगी, सेल से निकल करके ब्लड में। तो ये जो डिफ्यूजन होना है बेटा, इसके लिए जो मेम्ब्रेन है वो पतली होनी चाहिए ना। अगर इतनी मोटी मोटी मेम्ब्रेन होंगी, ऐसे मोटे मोटे पर्दे होंगे, तो गैसेस क्रॉस कैसे कर पाएंगे, सब्सटेंसेस डिफ्यूज़ कैसे कर पाएंगे। इसीलिए ये जो कैपिलरीज होती हैं बेटा, इनकी मेम्ब्रेन या इनकी वॉल बहुत पतली होती है, सिंगल लेयर थिक होती हैं, मतलब सेल्स की एक सिंगल लेयर बन जाती है। ठीक है, जैसे कि सपोज ये कैपिलरी है तो सेल्स की एक सिंगल लेयर बन जाती है और वो सिंगल लेयर ही क्या करती है, इनकी दीवार बना देती है। तो सिंगल लेयर्ड थिक वॉल होती है इनकी, बहुत पतली। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी। जैसे कि अपन ने एल्वियोलाई के केस में देखा था कि उनकी जो दीवारें वो भी बहुत पतली होती हैं ताकि गैसेस का जो एक्सचेंज है, डिफ्यूजन है, वो इजीली हो जाए। वैसे ही यहाँ पर भी होता है। प्रेशर यहाँ पर बहुत ही कम होगा, कैपिलरीज के अंदर ब्लड का बहुत ही कम होगा। ठीक है, चल
आज अपन बात करते हैं कैपिलरीज की। कैपिलरीज आर वेरी थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ब्लड वेसल्स, बहुत ही पतली दीवार वाली और बहुत ही पतली पतली, मतलब देखो ना कि आर्टरीज डिवाइड हुए बने आर्टेरियोज, आर्टेरियोज और डिवाइड हुए तब जाके बनी क्या, ब्लड कैपिलरीज। तो ये बहुत ही फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं, इनकी दीवारें बहुत ही पतली होती हैं, विच अकर एट द टर्मिनल्स ऑफ आर्टरी एंड वेन। आर्टरी एंड वेन्स के टर्मिनल पे ही आपको ये दिखेंगी। दे जॉइन आर्टरीज एंड वेन्स टुगेदर, जैसा कि हमने देखा कि कैपिलरीज क्या करती हैं, कैपिलरीज आर्टरीज एंड वेन्स को ज्वाइन करती हैं, है ना। ओके, देन द वॉल ऑफ द कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम. Therefore diffusion of dissolved substances is possible so that the exchange of materials between the blood and the body cells takes place. दीवार बहुत पतली होगी, स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होगी, ताकि सब्सटेंसेस का जो डिफ्यूजन है वो इजीली हो पाए बिटवीन ब्लड एंड सेल्स. द ब्लड ऑल्सो फ्लोज वेरी स्लो, लेस देन 1, ये तो तुम छोड़ ही दो, ज़रूरत नहीं याद करने की, बस इतना ये है कि ब्लड यहाँ पर बहुत ही स्लोली फ्लो करता है, बहुत ही कम प्रेशर पर, विच फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल, गैसेज एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ताकि सब्सटेंसेस का जो एक्सचेंज होना है ब्लड और सेल्स के बीच में वो हो पाए प्रॉपर्ली. ये नहीं कि ब्लड शूइंग करके फ्लो कर जाए और बॉडी सेल्स बोलें कि अरे हमें तो कुछ सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करना था, अब हम कैसे करें, ब्लड तो फ्लो कर गया. तो यहाँ पर इसीलिए ब्लड बहुत ही स्लोली फ्लो करेगा और बहुत ही कम प्रेशर पर फ्लो करेगा. ठीक है, ये वही डायग्राम है जो मैंने ड्रॉ करा है. ये थोड़ा अच्छा है, जो मैंने डायग्राम ड्रॉ करके बताया आपको वो वाला, वो थोड़ा सा मतलब वो हैंडमेड है ना, ये तो प्रिंटेड है, समझ जाओ बात को. ठीक है, ये आर्टरी है, ये आर्टरियोल, ये आर्टरी है, देखो इसकी ब्रांच निकली जिसको अपन ने क्या बोला, आर्टेरियोल. ये वेन है, देखो इसकी ब्रांच निकली वेनियोल, है ना. और देखो दोनों की ही टर्मिनल एंड्स में हमको क्या दिखा, कैपिलरीज दिखी. ठीक है, यहाँ से पहले कैपिलरीज आई और फिर वापस में वो ज्वाइन कर गई, क्या बन गया, वेनियोल बन गया. ठीक है, चलो अब थोड़ी सी आर्टरीज एंड वेन्स के ऊपर जो हमने लिखा था वो भी पढ़ लेते हैं. आर्टरीज एंड ब्लड वेसल्स. Arteries are the blood vessels which carry blood away from the heart for distribution to the body. The walls of the arteries, particularly those near the heart, are thick that enables them to dilate, increase their diameter, but not rupture when heart contracts and forces blood into them. The blood passing through the narrow lumen of the arteries is aerated and has a considerable pressure. ये देखो आर्टरी की जो वॉल है वो कितनी मोटी रहती है और इसके कारण क्या होता है, अंदर का जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है. Veins are thin-walled blood vessels which bring blood from body back to the heart. They can hold more blood than the arteries. क्यों? वेन्स में ज़्यादा ब्लड क्यों होता है आर्टरीज के कंपैरिजन में? अरे भैया आर्टरीज की दीवार मोटी है ना, उसका जो ये देखो ये आर्टरी है, इसकी दीवार देखो मोटी है, तो इसका जो ल्यूमेन है वो नैरो है. इसकी वेन की दीवार देखो पतली सी है, इतनी सी है, तो अंदर की जो कैविटी है, जो ल्यूमेन है वो बड़ा है, ब्रॉड है, तो यहाँ पर ज़्यादा ब्लड आ सकता है, यहाँ पर कम ब्लड आएगा, है ना. इसलिए द ब्लड पासिंग थ्रू द वाइड ल्यूमेन ऑफ द वेन्स इज नॉन एरेटेड एक्सेप्शन इन पल्मोनरी वेन्स एंड हैज़ लो प्रेशर. मतलब वही कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वेन्स में. ठीक है, एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन्स, और प्रेशर भी कम है. इट फ्लो स्लो एंड स्टेडी. द वेन्स हैव वॉल्स that allow the blood to flow only towards the heart and prevent the backflow. ठीक है, चलो अब बेटा कुछ डिफरेंसेस हैं, कई बार पूछे जाते हैं आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में. आ जाओ अपन देख लेते हैं, एक कंपैरेटिव स्टडी भी कर लेते हैं. अगर हम ब्लड के फ्लो की डायरेक्शन की बात करेंगे इन आर्टरीज, तो आर्टरीज आपको पता है क्या करेंगी, ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाएंगी, है ना. सो टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. वेन्स में क्या होता है, ब्रिंग द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट. हार्ट के तरफ वेन्स ब्लड को लेकर के आती हैं, कहाँ से, फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स. कैपिलरीज में क्या होता है, ब्रिंग द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये तो तुम छोड़ दो. काइंड ऑफ ब्लड, तो आर्टरीज में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो, एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी. वेन्स में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो, एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन्स. ठीक है, और कैपिलरीज में बेटा दोनों ही तरह का ब्लड फ्लो करता है ना. ब्लड चेंजेस फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड. ब्लड प्रेशर आर्टरीज में ज़्यादा होता है, वेन्स में कम होता है, और कैपिलरीज में तो बहुत ही कम होता है ब्लड प्रेशर. देन ब्लड फ्लो की यदि हम बात करें तो आर्टरीज में कैसा होता है, ब्लड बहुत ही रैपिडली फ्लो होता है, तेज़ी के साथ, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है ना, तो आर्टरीज में ब्लड बहुत ही रैपिडली फ्लो करेगा और जर्क के साथ करेगा. जब गाड़ी तेज़ चलती है तभी धचके लगते हैं, और अगर गाड़ी स्लो चल रही है तो धचके नहीं लगते हैं.
वेन्स में प्रेशर कम है तो ब्लड जो है वो स्लोली फ्लो करेगा और जर्क भी नहीं लगेंगे। और बेटा कैपिलरीज में तो बहुत ही कम प्रेशर होता है ब्लड का, बहुत ही धीरे धीरे फ्लो करेगा ब्लड कैपिलरीज में और जर्क भी बिल्कुल नहीं लगेंगे। ल्यूमेन आर्टरीज का नैरो है, वेन्स का वाइड है, और कैपिलरीज क्योंकि खुद ही क्या है बहुत ही पतली हैं तो उनका जो ल्यूमेन है तो वो तो बहुत ही स्मॉल होता है। ल्यूनार वॉल्स की यदि हम बात करें तो आर्टरीज में वॉल्स एब्सेंट होते हैं बेटा, है ना, एब्सेंट होते हैं, वेन्स में प्रेजेंट होते हैं और कैपिलरीज में आप बोल सकते हो कि एब्सेंट होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में लोकेशन, तो आर्टरीज डीपली सीटेड होती है हमारी बॉडी में, ऐसी दिखेंगी नहीं आपको ऊपर से, वेन्स सुपरफिशियल होती हैं और कैपिलरीज बेटा क्या करती हैं, फॉर्म अ नेटवर्क ऑल ओवर द बॉडी एंड इन दी ऑर्गन्स, ठीक है, मतलब ये भी अंदर ही होंगी, बाहर नहीं दिखेंगी। सो दैट्स ऑल, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज अपन ने पूरा ब्लड वेसल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो निपटा दिया है। अब अपन मिलेंगे अपने अगले सेशन में जहाँ पर हम बात करेंगे हार्ट की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।